जयवंत पूर्णिमा के गले लगा हुआ था। उसके हाथ पूर्णिमा की मखमली कमर पर बेतहाशा चल रहे थे। तभी वो दानव सामने आकर खड़ा हो गया और जयवंत को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। उसको देख जयवंत की रूह कांप उठी। उस दानव ने एक हाथ से जयवंत के चेहरे पर हमला किया और वो बेहोश हो गया। जयवंत को होश आया तो वो अपने कमरे में ही था। थैंक गॉड सपना था, लेकिन ये पूर्णिमा। रात के तकरीबन 3 बजे पूर्णिमा के कमरे का दरवाजा खुला और विशाखा अंदर आई। विशाखा के हाथ में वीर के सीने से निकला हुआ दिल था, जिससे खून टपक रहा था। पूर्णिमा उसको गुस्साई नजरों से देख रही थी। इस हवेली में हमारी पहली रात है और तुमने आज ही एक मर्द की जान ले ली। तुमको तो पता ही है कि जवान मर्द देखने के बाद मेरा खुद पर काबू नहीं रहता। तुमको खुद पर काबू करना सीखना पड़ेगा। अवंतिका को जिंदा करने से पहले किसी को हमारी सच्चाई पता चल गई तो उसको कभी जिंदा नहीं कर पाएंगे हम। तुमको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरे हाथ में क्या है? एक जवान मर्द का दिल। क्या तुमको इसकी तलब नहीं? मैं खुद पर काबू करना जानती हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले जयवंत को पूर्णिमा का ही ख्याल आया। धीरज, धीरज, जो लड़कियां मेरे साथ आई थी उनको जाकर देखो। उनको कहना फ्रेश होकर नाश्ते के लिए आ जाएं। सुनकर धीरज पूर्णिमा के कमरे की तरफ चला गया। उसने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया और पूर्णिमा ने दरवाजा खोला। जी कहिए। कुंवर साहब ने कहा है आप लोग नहा धोकर नाश्ते के लिए बाहर आ जाएं। ठीक है, हम आते हैं। पूर्णिमा ने विशाखा की तरफ देखा और मुस्कुराई। पूरे दिन बलराज विशाखा के इर्द गिर्द मंडराता रहा और इस तरफ जयवंत भी पूर्णिमा की तरफ आकर्षित हो रहा था। शाम के टाइम अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। लगता है बाहर बारिश हो रही है। इतने दिनों बाद बारिश में भीगने का मौका मिला है। सुनकर बलराज और जयवंत उसको देखने लगे। मतलब? बारिश होते ही इसको न जाने क्या हो जाता है। मैं छत पर जा रही हूँ, इससे पहले कि ये बारिश खत्म हो जाए। ये कहकर पूर्णिमा ने एक बार जयवंत की तरफ देखा, जैसे कि आंखों ही आंखों में उससे कुछ कहना चाह रही हो, और फिर सीढ़ियों से होती हुई छत पर चली गई। बारिश बहुत तेज हो रही थी। वो मजे में आकर बारिश के पानी में भीगने लगी। कुछ ही मिनटों बाद जयवंत भी वहाँ छत पर आ गया। उसकी पतली साड़ी भी पानी में सराबोर हो चुकी थी और उसका गोरा बदन साफ साफ चमक रहा था। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। जयवंत और उसकी नजरें मिली। जयवंत भी अब ठंड को महसूस करने लगा था। अचानक से तेज बिजली कड़की और जयवंत पूर्णिमा के गले लग गया। ठंड की वजह से दोनों की पकड़ और मजबूत हो गई। नीचे बलराज भी विशाखा को एक टक देखे जा रहा था। काफी देर तक ध्यान न देने के बाद विशाखा आखिर बोल पड़ी। आप इतनी देर से मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आपकी नजर में मुझे खोट नजर आता है। नहीं नहीं, मैं उस टाइप का नहीं हूँ जैसा तुम समझ रही हो। मुझे आपकी बातों पर भरोसा नहीं। आज मैं तुमको अपने साथ गांव घुमाने लेकर चलता हूँ। गांव घूमने? लेकिन उससे इस बात का क्या ताल्लुक है? मैं तुम्हें घुमाकर सही सलामत यहाँ वापस लाऊंगा। उससे ये साबित हो जाएगा कि मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ। और अगर आप सही सलामत वापस नहीं आ पाए? तो इसका मतलब होगा कि तुम एक खूबसूरत बला हो। शाम को डिनर के बाद पूर्णिमा ने विशाखा को पीछे आने का इशारा दिया। आज की रात तुम्हें कैसे भी करके उस बलराज को गुफा में लेकर जाना है और अपनी भूख पर काबू रखना। बलराज का दिल हमारे लिए नहीं है, उसका दिल सिर्फ मार्कादेव के लिए है। और उसके बाद उस जयवंत को मारकर उसका भी दिल मार्कादेव को चढ़ाया जाएगा। फिर हमारी तीसरी बहन अवंतिका जिंदा हो जाएगी और फिर हम मिलकर इस राजघराने पर और गांव के लोगों पर अपना कहर बरसाएंगे। बेफिक्र रहो मेरी बहन। बलराज कुछ देर बाद जीप लेकर उसके सामने आया। फिर दोनों वहां से निकल गए।
वैसे बलराज, एक बात बताइए, इस गांव के लोगों ने हम दोनों बहनों को चुड़ैल समझा था, इसलिए वो हमें जान से मारना चाहते थे। क्या आपको मैं चुड़ैल नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं। बातें करते करते उनकी जीप जंगल में बनी एक गुफा के पास पहुंच चुकी थी। जीप रोकिए और मुझे गौर से देखिए। बलराज ने जीप रोकी और उसको निहारने लगा। तुम कोई चुड़ैल नहीं, बल्कि सर से पैर तक कयामत हो। तो आपको डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। आपको पता है ये गुफा किसकी है? यहाँ एक दानव रहता है जो मेरा आशिक है। तो चलो, आपके आशिक दानव से भी मिल लेते हैं। बलराज उसके साथ गुफा के अंदर चला गया। वहाँ पर जगह जगह तंत्र मंत्र करने का सामान पड़ा हुआ था। नींबू, मिर्ची, उल्लू की खोपड़ी, जानवरों के कंकाल, चाकू, छुरियां, कीले, हथौड़े, रस्सी और न जाने क्या क्या। क्या हुआ आपके आशिक को? आखिर वो है कहाँ? वो ऐसे नहीं आने वाला। उसको बुलाने के लिए उसको मांस का लालच देना पड़ेगा। तो ठीक है, उसको मेरे दमदार मांस का लालच दे दो। बलराज को अभी भी उसकी बातें मजाक लग रही थी और वो ये भी दिखाना चाहता था कि उसको डर नहीं लगता। सुनकर विशाखा खुश हो गई। उसने बलराज को जमीन पर लेटाया और उसके पैरों में रस्सी बांध दी। ये क्या? तुमने तो हाथ बांधे ही नहीं। ऐसे तो मैं उसको आराम से मार दूंगा। उसका इंतजाम भी कर देती हूँ। ऐसा कहकर उसने एक हाथ से कील उठाई और दूसरे हाथ में हथौड़ा। उसने बलराज का हाथ ऊपर को मोड़कर जमीन पर फैलाया और उसकी हथेली में कील गाड़ दी। तभी वो बहुत ही भयानक अवतार में आ गई। अब तो यकीन हो गया ना जानू? ऐसा कहकर उसने एक और कील उठाई और दूसरे हाथ में गाड़ दी। फिर उसने चाकू उठाया और उसके सीने के बीचों बीच मारा। बलराज की दर्दनाक चीखें गुफा में गूंज उठी। फिर उसकी पसलियां चीरकर उसके सीने से दिल निकाल लिया। अगर ये दिल राज घराने के खानदान का नहीं होता तो इसके स्वाद का मजा मैं ही लेती। लेकिन अफसोस। वो दोनों हाथों में दिल को पकड़कर एक खुले ताबूत के सामने जाकर रुकी। उस ताबूत के अंदर एक गठीले शरीर वाली लड़की की लाश थी। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। विशाखा ने आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़े। मार का देव, बलि स्वीकार हो। ऐसा कहते ही वहां तेज रोशनी हुई और फिर दिल उसके हाथ से गायब हो गया। रोशनी बंद हो गई। अब बस उस जयवंत का दिल निकालकर आपको चढ़ाना है और फिर जिंदा होगी हमारी बहन अवंतिका। अवंतिका आखिर कौन है? उसका जयवंत के राजघराने से क्या ताल्लुक है? क्या पूर्णिमा जयवंत को मारकर अवंतिका को जिंदा कर पाएगी? और क्या होगा अगर वो जिंदा हो गई तो? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस कहानी के तीसरे और आखिरी भाग में।